नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक प्रोसीडिंग चल रही थी, उसके संबंध में कुछ डिस्प्यूट हुई, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म लीगल फ्रेटर्निटी और उसके बाहर किया गया। तो उसी पर ये बात करता है फैज़ान मुस्तफ़ा जी, जो कि वाइस चांसलर हैं नलसार यूनिवर्सिटी के। उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इसमें बताया है कि ये कोई फर्स्ट इंस्टेंस नहीं था, ये कोई पहली दफ़ा नहीं था जब ऐसा कोई कमेंट जो है वो जुडिशरी से आया है, जो कि एक पितृसत्तात्मक जो एक सोच होती है वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये हमारी जुडिशरी में भी है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये हमारे एग्री सेक्टर के बारे में है कि जो हमारा कृषि क्षेत्र है वहाँ पर किन सुधारों की आवश्यकता है, ऐसी कौन सी न्यू चीज़ें हैं, ऐसे कौन से नए मानक हैं जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसके संदर्भ में यह आर्टिकल बात करता है। अंत में न्यूज़ इन फ्लैश होता है, जिनमें हम उन समाचारों की चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो का ये कोर्स है प्रोजेक्ट मैवरिक, जो कि क्लैट की प्रिपरेशन के लिए है। तो ये 100 रुपये की राशि में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं क्लैट की प्रिपरेशन करने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए आप आज का एमसीक्यू देखते हुए यह है कि इंदिरा साहनी जो जजमेंट आया है, जो रूलिंग हुई है, ये निम्न में से किसके संबंध में है। आपका ऑप्शन ए है मैरिटल रेप, ऑप्शन बी है रिजर्वेशन आरक्षण, ऑप्शन सी है क्रिमिनल ईयर ऑफ ओबीसी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। वह यह है कि जुडिशियल पैट्रियार्की मतलब जो एक पितृसत्तात्मक सोच है जुडिशरी में, जो न्यायिक व्यवस्था में, उससे आप क्या समझते हैं। साथ में ऐसे उपाय बताइए, ऐसे रास्ते बताइए जिससे हम इस सोच से निजात पा सकते हैं। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जुडिशियल पैट्रियार्की की जब बात करते हैं तो ये कैसे न्यूज़ में आया, कैसे समाचार में आया। तो जैसे हमने पिछले कुछ डिस्कशन में भी इसकी बात करी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कमेंट किया था, जहां पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने एक माइनर का रेप किया था। तो उस पर्टिकुलर जजमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये बोला गया कि क्या वो जो एक्यूज्ड है वो माइनर से शादी करेगा क्या। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर इसका क्लैरिफिकेशन भी आया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा वो इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते कि ऐसा जो एक्यूज्ड है उसको शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक ऐसे जनरली ये चीज़ पूछी यहाँ पर, क्योंकि उनके पास में ये राइट होता है। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट ये राइट मिलता है जज को कि वो बहुत से क्वेश्चन अलग अलग आयामों पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया, लेकिन इसकी आलोचना क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा किया गया। तो यहाँ पर एक जेंडर इनसेंसिटिविटी देखने को मिलती है हमारी जुडिशरी में। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या चीज़ें हैं, वो भी हम देखते हैं। सो सच स्टेटमेंट डिमॉन्स्ट्रेट द पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ जजेस एंड लार्ज सोसाइटी। तो ये जो पितृसत्तात्मक सोच है, ये हमारे जजेस में, हमारे जो न्यायाधिकारी गण हैं, इनमें दिखती है। साथ ही साथ यही जो सोच है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी एट लार्ज पे भी हमको देखने को मिलती है। तो इसी के चलते हुए अगर हम देखें तो नेपाल जैसे देश में मैरिटल रेप जो है वो लेजिटिमेट होता है, वो वहाँ पर ये क्राइम माना जाता है, लेकिन हमारी इंडिया में ये क्राइम नहीं है। इसको कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी मानती है कि अगर शादी हुई है तो यहाँ पर मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो ये कहीं ना कहीं एक पितृसत्तात्मक सोच की यहाँ पर निशानी हो जाती है। उसके अलावा अगर हम जस्टिस JS वर्मा कमेटी रिपोर्ट देखें, जो कि निर्भया जो केस है उसके बाद में ये एक क्रिमिनल रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनाई गई थी, तो इनने कुछ चीज़ों पे बहुत अच्छी बातें कही है। जैसे अगर हम कहें तो रेप को जो है इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये बॉडीली इंटीग्रिटी और सेक्सुअल ऑटोनॉमी का ये वॉयलेशन है। उसके अलावा अगर हम ऑटोनॉमी की बात करें तो ऑटोनॉमी ऐसा नहीं है कि शादी अगर मैरिज हो जाती है तो ये जो बॉडीली इंटीग्रिटी और सेक्सुअल ऑटोनॉमी है वो चली जाती है, ये फिर भी वहाँ मौजूद रहती है। मतलब इनडायरेक्टली इन्होंने अगर इनडायरेक्टली यहाँ पर इस कमेटी का ये ऑब्जर्वेशन था कि कहीं ना कहीं मैरिटल रेप और इससे संबंधित जो विभिन्न आयाम हैं वो कहीं ना कहीं एड्रेस होने चाहिए। उसके अलावा रेप रिमेन्स रेप इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशन। फिर रिलेशन कोई भी हो, रेप मतलब यहाँ पर रेप होता है। अगर आपने कोई ऑफेंस करा है तो वो ऑफेंस होगा ही। तो यहाँ पर अगर कुछ चिंताजनक फिगर्स अगर हम देखें तो 2009 से 19 के बीच में देखें तो जो रेप
केसेस है ये 88% तक बढ़े हैं। और अगर 2019 में एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 लाख क्राइम्स जो है वो अगेंस्ट वुमेन हुए हैं। तो चलिए इसके अलावा भी जुडिशरी से ऐसे और इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे भवरी देवी केस है जिसके बाद में विशाखा गाइडलाइंस आई। इस केस में हमें ये देखने को मिला कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो जजमेंट था इसमें काफ़ी अब्सर्ड रीजनिंग, ऐसी रीजनिंग की गई जिसे कोई भी एक प्रूडेंट आदमी समझ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि लोअर कास्ट वुमेन का जो है हायर कास्ट मैन यहाँ पर रेप कर ही नहीं सकती। उसके अलावा हर हस्बैंड कुड नॉट हैव वॉच्ड हिज वाइफ बीइंग रेप, तो ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर ऑब्जर्वेशन था। उसके अलावा 60-70 ईयर अगर आप कोई ओल्ड मैन है तो वो रेप कर ही नहीं सकता है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा दिखा था भवरी देवी केस में। उसके अलावा वन रिलेटिव कैन नॉट कमिट रेप इन फ्रंट ऑफ अदर रिलेटिव, तो ये भी बड़ा गजब सा का एक कहीं ना कहीं रीजनिंग ऑब्जर्वेशन था जो इजीली डाइजेस्ट होता ही नहीं। उसके बाद में जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया तो इसको काफी लंबा टाइम लगा डिस्पोज होने में। सो द अपील अगेंस्ट दिस जजमेंट इज येट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर 25 ईयर्स। तो यहाँ पर जो अपील है ये 25 सालों बाद भी डिस्पोज नहीं है। मीनवाइल यहाँ पर कहीं ना कहीं विशाखा गाइडलाइन आई जिसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बना। तो इस एक्ट ने इस कहीं ना कहीं केस ने बहुत सा कंट्रीब्यूट करा है, लेकिन अभी भी भवरी देवी के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर वो जुडिशियली पैट्रियार्की का जो माइंडसेट है खासकर राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा हदिया केस हुआ था। हदिया केस में ये देखने को हमें मिला था कि यहाँ पर एक मेजॉरिटी की एज में आने के बाद में भी कैसे किसी लड़की को, गर्ल को यहाँ पर इंडिपेंडेंस नहीं होती है। केरला हाईकोर्ट ने यहाँ ऑब्जर्व करा था कि हदियास इंडिपेंडेंसी एंड पावर ऑफ हर फादर ओवर हर, तो यहाँ पर जो पिता है उसकी पावर जो है उसकी बेटी पर ज़्यादा होगी, उसकी खुद से ज़्यादा यहाँ पे पिता की उस पर पावर होगी। तो ये भी अपने आप में एक अब्सर्ड रीजनिंग वाला जजमेंट था। उसके अलावा गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक जजमेंट है 2020 में जिसमें बताया गया है रिफ्यूजल टू अप्लाई सिंदूर एंड वियरिंग अ कुंच शेल बैंगल्स एज सफिशिएंट बेसिस टू ग्रांट डाइवोर्स। तो यहाँ पर अगर आप किसी परंपरा को नहीं मानते हो तो ये भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया। उसके अलावा मद्रास हाईकोर्ट का भी अगर हम देखें तो इनने भी ऑब्जर्व किया है कि डाइवोर्सिस टू शुड मेंटेन सेक्सुअल प्योरिटी एंड टू क्लेम एलिमनी। तो अगर आप एलिमनी चाहते हैं तो आपका डाइवोर्स के पास डाइवोर्सी जो है उसको अपनी सेक्सुअल प्योरिटी जो है वो मेंटेन करने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही भी कुछ जजमेंट्स हुए हैं हमारे देश में। उसके अलावा जस्टिस मार्कंडेय काटजू जो है जिनको काफ़ी प्रोग्रेसिव जज माना जाता है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने एक जजमेंट में ये चीज़ यूज़ करी है जिससे यहाँ पे फिर जुडिशरी की एक पैट्रियार्कल माइंडसेट जो है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे टर्म्ड अ सेकेंड वाइफ एज अ मिस्ट्रेस एंड कीप दस नॉट इंटाइटल टू मेंटेनेंस। तो अपने आप में ये यहाँ पे जुडिशरी को देखने की आवश्यकता है कि जब भी आप जेंडर रिलेटेड इशू से डील करते हैं तो यहाँ पर आपकी इनसेंसिटिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। ये बात करता है कि इंडियन फार्मर्स को किन कंस्ट्रेंट झेलने पड़ते, कौन कौन सी समस्या झेलनी पड़ती है। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक की अनेबलिंग द बिजनेस एग्रीकल्चर की रैंकिंग आई है 2019 में, जिसमें इंडिया 49th रैंक पे है आउट ऑफ 101 कंट्रीज। तो 101 कंट्री में हम 49th रैंक पे है। अगर टॉप 3 कंट्रीज देखें तो उसमें फ्रांस, क्रोएशिया एंड चेक रिपब्लिक है। तो यहाँ पे अमंग इमर्जिंग ग्रुप ऑफ 20 EG20 कंट्रीज इंडिया हैज़ अ सेकेंड लीस्ट फेवरेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर फार्मिंग आफ्टर साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर अगर हम इन 20 EG20 में देखें, इमर्जिंग ग्रुप्स में देखें, तो यहाँ पर भारत जो है वो सेकेंड लास्ट आता है, लास्ट में साउथ अफ्रीका है। तो इसका कारण है फेवरेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की, जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसको देखते हुए। तो यहाँ पे EBA जो है इनेबलिंग द बिजनेस एग्रीकल्चर के 8 इंडिकेटर्स है। जो पहला है सप्लाइंग सीड्स, कितनी सीड सप्लाई की जाती है। उसके अलावा फर्टिलाइजर, रजिस्टरिंग द फर्टिलाइजर्स किस तरीके रजिस्टर किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उसके अलावा पानी की कैसी व्यवस्था, इरिगेशन की मशीनरी जो है उनका किस प्रकार से रजिस्टर किया जाता है। जो लाइव स्टॉक्स है वो कितने सस्टेनेबल है, प्लांट हेल्थ जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या रेगुलेशन है उनके लिए। फूड ट्रेड जो ट्रेडिंग फूड जो है कि फूड को कैसे मार्केट तक ले जाया जाता है, कंज्यूमर तक ले जाया जाता है, ये भी एक इसका इंडिकेटर। उसके अलावा एक्सेसिंग फाइनेंस कि कैसे लोन या जो दूसरी फाइनेंसिंग जो मीन्स है वो कैसे किसानों के द्वारा पाए जाते हैं। तो इसमें वीकेस्ट परफॉर्मेंस जो है हमको 2, 3, 4, 5, 6
इन इंडिकेटर्स में देखने को मिलती है, जिसमें फर्टिलाइजर, वाटर, मशीनरी, लाइफ स्टॉक और प्लांट हेल्थ से संबंधित मुद्दे हैं। तो यहाँ पर स्टेप्स नीडेड जो है वो क्या है, कौन कौन से कदम उठाने की आवश्यकता है। तो बताया गया है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्निंग इरिगेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे इरिगेशन मैनेजमेंट जो है इसके लिए एक हमारे पास में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए। उसके अलावा रिड्यूस वेरिएबिलिटी ऑफ आउटपुट प्राइजेस एंड इनकम। तो यहाँ पर प्राइजेस से लेकर इनकम से लेकर जो आउटपुट आता है इसमें काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है, तो इसको कम से कम करने की आवश्यकता, तो एक यूनिफॉर्मिटी, समानता लाने की यहाँ पे सिस्टम में आवश्यकता है। उसके अलावा मिनिमाइज वल्नरेबिलिटी टू नेचुरल शॉक्स एंड इंसेंटिव प्रोडक्शन ऑफ रिस्कियर एंड हायर रिटर्न क्रॉप्स। तो यहाँ पर जो एक कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी रहती है ऐसी क्रॉप से जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, उसको मिटिगेट करने की, कम करने की यहाँ पे हमें आवश्यकता, और क्रॉप से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल पाए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए यहाँ पर बताया गया है ये कैसे भारत के अलग अलग राज्यों में जो इरिगेशन की व्यवस्था है वो है। उसके अलावा कोविड के दौर में कैसे हमारे एग्री सेक्टर ने परफॉर्म किया है, इसका भी एक शॉर्ट में आपको इस फिगर से पता चल जाएगा। तो चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की ओर आते हैं। तो फर्स्ट क्वाड समिट होने वाली, तो क्वाड 4 कंट्री का समूह है जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट होंगे इनका फर्स्ट एवर समिट होने वाला है। ये वर्चुअली मीट होगा 12 मार्च को। तो यहाँ पे पीएम मोदी हमारे देश के, प्रेसिडेंट बाइडेन जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, पीएम योशिहिदे सुगा जो कि जापान के नए पीएम हैं, उसके अलावा पीएम स्कॉट मॉरिसन ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, इनका मीटिंग है। तो इस मीटिंग में मुख्य जो चर्चा के एजेंडा रहेंगे वो रहेगा कोविड वैक्सीन का जो सप्लाई है वो किस स्थिति में है, जो जलवायु परिवर्तन है ये दूसरा मुद्दा रहेगा। उसके अलावा कि चाइना का जो एक पूरी दखल अंदाजी है इंडो पैसिफिक रीजन में, उससे कैसे टैकल किया जाए। उसके अलावा इन चारों देशों के आपस में रिश्ते कैसे हैं, साथ ही साथ उनके रीजनल रिश्ते और ग्लोबल इश्यूज जो है इन पर भी चर्चा होगी। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसी कुक वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।